हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों ने बहुत बड़ी संख्या में यानी बहुत नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ने हमारे साथ जुड़ गए हैं, एडमिशन ले लिया हमारे संस्था में IB टेक्निकल क्लासेस में। तो उसके लिए आप सबका धन्यवाद, थैंक यू। और अब से हम लोग सिस्टमेटिक ढंग से क्लास रन कराएंगे, चलाएंगे। जैसे आपका ऑफलाइन क्लासेस रन करता था, चलता था, सेम उसी पैटर्न से आपका रूटीन वाइज क्लास होगा और बहुत नॉर्मल वे में। ऐसा नहीं लगेगा कि आप लोग जो है क्लास के अंदर नहीं हैं, बिल्कुल नॉर्मल वे में क्लास में जैसे हम लोग हंसते खेलते पढ़ते थे और बीच में सवाल पूछ रहे हैं, इस तरह से हम लोग नॉर्मल क्लासेस रन कराएंगे। तो अब तक जो थोड़ी बहुत दिक्कत थी, परेशानी थी अरेंजमेंट को लेकर, यानी किसी का आवाज़ सही नहीं आ रहा है, किसी का लाइट अच्छा नहीं है, किसी के पास बोर्ड अच्छा नहीं है, तो वो सारा चीज़ हम लोग धीरे धीरे करके वो अरेंजमेंट कर चुके हैं लगभग। और अब आप लोग की बारी है, आप लोग भी अरेंजमेंट अपना कर लीजिए, यानी कॉपी पेन नोट्स ये सारा चीज़ रेडी कर लिए सिस्टमेटिक ढंग से। आपका सारा पेपर का नोट्स होना चाहिए प्रॉपर वे पे। कभी भी आपसे पूछा जा सकता है, नोट का PDF हम मांग सकते हैं। और इसी तरह से आप जो पढ़ रहे हैं, क्लास में हम पढ़ाएंगे, वो चीज़ आपको कभी भी हम पूछ सकते हैं, या तो व्हाट्सएप के माध्यम से, या लाइव क्लासेस के माध्यम से, या टेलीफोनिक इंटरव्यू के माध्यम से। याद रखिएगा, टेलीफोन से आप लोग बहुत परेशान किया कॉल कर करके। तो अब जितना भी व्यवस्था था वो व्यवस्था होने के बाद अब आपकी बारी है। तो सब्जेक्ट में हम लोग सब्जेक्ट कंटिन्यूअस रन होगा। तो अब आपसे हम कभी भी पूछ सकते हैं कि हाँ, फलाने लेक्चर के अंदर हमने थर्ड लेक्चर के अंदर इलेक्ट्रिफिकेशन की बात किया था, लोकोमोटिव की बात किया था, वो आपको कितना याद है। अगर मिस्टेक होगा तो फिर आपके पेरेंट्स से भी बात करेंगे और आपका उस पर जो एक्शन लेना होगा वो एक्शन भी लेंगे। तो इसीलिए पूरा होशियारी के साथ, पूरा अपना लगन के साथ पढ़ाई स्टार्ट कीजिए और हम लोग से भी जितना मेहनत हो सकेगा उतना मेहनत करेंगे। और रही बात सिलेबस की, तो सिलेबस के लिए कोई टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब ऑनलाइन मोड है आपका। तो जहाँ पर भी हमको लगेगा कि सिलेबस थोड़ा लैग कर रहा है तो हम लोग नंबर ऑफ़ वीडियोस बढ़ाएंगे, क्लासेस बढ़ाएंगे और आपका लाइव क्लासेस, आपको डॉट क्लासेस जो भी हम, यानी फ्रीक्वेंसी आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन अभी नॉर्मल वे से चलेंगे हम लोग, और जहाँ पर आवश्यकता समझ में आएगी वहाँ पर हम लोग इसको रेट को बढ़ाएंगे। लेकिन ऐसे आवश्यकता नहीं है, हम लोग शुरू से इस तरह का प्लान कर रहे हैं कि आपका कंटिन्यूअस क्या हो, सिलेबस रन करे, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी ये सारे फैकल्टी जो आपके वो पढ़ाए हुए हैं। तो कहीं पर कोई टेंशन नहीं, सबको पहले से प्लान है कि कितना समय हमको लगेगा सिलेबस कवर कराने में, कहाँ पर कौन कितना टाइम देना है। तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको सिर्फ इतना अब यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी आपका काम हो चुका था, यानी पेमेंट का काम है, उसके बाद रिसिप्ट का काम है, या आपका ऐप का काम है, ये सारा काम आपका लगभग हो चुका है। ऐप में थोड़ा सा आपका और काम है, जो आप लोग को मॉडिफिकेशन चाहिए था, वो मॉडिफिकेशन का काम भी हो रहा है। तो इसके लिए अब आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब सिर्फ एक ही टेंशन आपका है कि किस तरह से आपका पढ़ाई अच्छे से चले और जो टॉपिक चल रहा है वो क्लियर होना चाहिए। और उसको क्लियर कराने के लिए हम लोग भी रिस्पॉन्सिबल हैं और आप भी रिस्पॉन्सिबल। अगर आपको डाउट आता तो ये सोच के नहीं छोड़ना, चलो कोई बात नहीं, आपको पूछना है। और वो डाउट बगैर पूछे हुए नेक्स्ट लेक्चर में आपको, यानी उस नेक्स्ट लेक्चर से पहले वो डाउट आपको क्लियर कर लेना है, डायरेक्ट बात करके, चाहे आपको व्हाट्सएप के माध्यम से या लाइव माध्यम से, जो भी है। और हम लोग वीकली तौर पर भी जो प्लान किया उस तरीके से भी डाउट क्लियरिफिकेशन हम लोग करेंगे। तो आइए अब सब्जेक्ट पर बात करते हैं। इस तरह जैसे क्लास में बात करते थे उसी तरह से यहाँ पर बीच में गप चप चलेगा और बात होगा, प्यास लगेगा पानी पियेंगे, और लाइट कट जाएगा तो भी क्लास चलेगा। आपको मालूम है ऑफलाइन में क्लास चलता था तो भी क्या होता था आपका कंटिन्यूअस, यानी बीच में ऐसा नहीं कि गैप हो रहा है। उसी में जिस तरह से भी थोड़ा अंधेरा हुआ, गर्मी हुआ, लेकिन क्लास चला। तो इसमें भी लाइट कट जाए, चाहे इस तरह का कोई दिक्कत होगा तो भी क्लास चलेगा। सिर्फ कान ध्यान से सुनते रहना, सारा चीज़ आपको समझ में आता जाएगा। तो अब हम लोग इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के बारे में आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का अब तक जो हमने बात किया है 2 लेक्चर में बात किया था। तो फर्स्ट जो लेक्चर था उसके अंदर इंट्रोडक्शन की बात किया था, यानी सिलेबस का ओवरव्यू दिखाया था, क्या क्या पढ़ना है आप लोग को। तो ये सब्जेक्ट बिल्कुल नया है आप लोग का, और आपके सीनियर के लिए भी बिल्कुल नया था, क्योंकि फर्स्ट टाइम उन्होंने पढ़ा था, जो सुपर सीनियर हैं। तो सीनियर लोग को तो पहले से कुछ आइडिया हो गया था, लेकिन अभी आप लोग जो ये सब्जेक्ट कर रहे हैं, अब पिछला जो भी सब्जेक्ट है वो थोड़ा कहीं ना कहीं किसी से लिंक है। जैसे आप स्विच गियर प्रोटेक्शन पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारा पार्ट आपका ट्रांसमिशन से, यानी सर्किट ब्रेकर, रिले और आपका आइसोलेटर, कुछ ना कुछ आपका नाम सुना हुआ होगा। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें नहीं आएगी। हम लोग देखते तो आ रहे हैं ट्रैक्शन सिस्टम को, यानी रेलवे से आप लोग हमेशा सफ़र करते रहें
टूर करते रहें, जर्नी करते रहे होंगे, लेकिन अब क्या क्या चीज़ें उसके अंदर है वो चीज़ डिटेल से समझेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, कभी हमको मौका मिलेगा तो आपका जो लाइव या प्रैक्टिकल होता है वो प्रैक्टिकल स्टेशन पर जाकर या हॉल्ट पर जाकर भी हम वीडियो बनाएंगे और आपको सारी चीज़ क्लियर कराएंगे। तो बहुत आसान सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है, नया सब्जेक्ट है तो बिल्कुल आपको चिंता की ज़रूरत नहीं, सारी चीज़ क्लियर होती जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग बात किया था फर्स्ट सिलेबस के अंदर क्या क्या पढ़ना है। तो उसमें हम लोग लगभग फर्स्ट के अंदर बात किया था इंट्रोडक्शन, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रैक्शन सिस्टम क्या क्या होगा वो देखना है। फिर इलेक्ट्रिफिकेशन किसको कहेंगे, OHE सिस्टम क्या है, और आपका न्यूट्रल सेक्शन क्या है, और आपका लाइटिंग किस तरह से करेंगे हम लोग, रेलवे के अंदर लाइटिंग किस तरह से, बिजली पंखा किस तरह से सप्लाई दी जाएगी। ये सारी बात सिलेबस के अंदर हम लोग देखा था कि क्या क्या ओवरऑल हम लोग को ट्रैक्शन सिस्टम से रिलेटेड पढ़ना है, ठीक है। और फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट यूनिट के अंदर यानी इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हम लोग बात किया था कि हमारा आइडियल ट्रैक्शन सिस्टम के लिए क्या क्या हमको एडवांटेजेस चाहिए या रिक्वायरमेंट क्या है। एक आइडियल ट्रैक्शन सिस्टम है, ट्रैक्शन सिस्टम किसको कहते हैं वो भी बात किया था। तो फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं, ट्रैक्शन सिस्टम का मतलब ज़रूरी नहीं है कि रेलवे को ट्रैक्शन बोले, ट्रैक्शन किसी भी ऐसे सिस्टम को बोलेंगे जो आपका रन कर रहा है मूवमेंट या प्रोसेस ऑफ मूविंग एनी व्हीकल्स, यानी किसी व्हीकल्स के मूवमेंट को, प्रोसेस को जो होता है चल रहा है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, ट्रैक्शन सिस्टम कहलाएगा। उसमें दो कैटेगरी के अंदर हमने बांटा था, एक इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन और दूसरा नॉन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन किसको कह रहे थे, जिस प्रोसेस के अंदर यानी व्हीकल के मूवमेंट के अंदर यदि इलेक्ट्रिफिकेशन का काम किया जा रहा है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई दिया जा रहा है, तो ऐसा सिस्टम क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन कहलाएगा, ठीक है। और दूसरा बताया था नॉन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, जिसके अंदर बिजली का उपयोग नहीं हो रहा है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ नहीं हो रहा है, जैसे आपका साइकिल है या आपका मोटरसाइकिल है, कार है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल सप्लाई हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, ऐसा आपका नॉन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन कहलाएगा। ये हम लोग दो कैटेगरी में बांटा था। फिर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन को हमने फर्दर सब दो टॉपिक के अंदर बांटा थे। एक क्या था आपका, जो आपका सेल्फ कंटेन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। सेल्फ कंटेन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन कहने का मतलब क्या था, जिसके अंदर जिस व्हीकल जिस गाड़ी के अंदर खुद का इलेक्ट्रिकल सप्लाई है और उसको बाहर से सप्लाई लेने के लिए आवश्यकता नहीं है, तो ऐसा सिस्टम क्या कहलाएगा आपका, सेल्फ कंटेन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल आपका ई रिक्शा, जो आप देखा होगा जिसके अंदर बैटरी लगा होता है, साइकिल भी आता है बहुत सारा ऐसा जिसमें बैटरी लगा होता है, बैटरी से चलता है, तो बैटरी क्या इलेक्ट्रिकल सप्लाई दे रहा है, और सेल्फ कंटेन यानी उसी के अंदर लगा हुआ है, बाहर से कोई सप्लाई लेने की आवश्यकता नहीं है। लाइट कट गई लेकिन कंटिन्यू क्लास चलता रहेगा। तो अब देखिए दूसरा बात हमारा क्या था, सेल्फ कंटेंट की बात कर गए थे, और दूसरा बात हम लोग क्या कहना था, सप्लाई फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का मतलब ऐसा इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन जो सप्लाई कहाँ से ले, बाहर से ले, यानी बाहर कोई तार लगा हुआ है, कोई ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बिछा हुआ है, वहाँ से करंट लिया जाए और फिर हम लोग उस व्हीकल्स को, उस गाड़ी को, उस आपके सिस्टम को हम लोग सप्लाई दो और वो रन करे। तो इसका एग्जाम्पल कौन है, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन या रेलवे सिस्टम, जो हम लोग नाउअडेज यूज़ करते हैं, जो बिजली से यानी इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। तो उसके लिए क्या होता है, वो सेल्फ कंटेन यानी खुद बिजली नहीं, उसके अंदर कहाँ से ले रहा है, आपका जनरेटिंग स्टेशन से आ रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है और फिर वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बिछा होता है पटरी के ऊपर, वहाँ से करंट कलेक्ट किया जाता है और फिर इंजन को दिया जाता है, तो इंजन रन करता है। अगर बाहर का तार टूट जाए, ख़राब हो जाए, तो फिर आपका ट्रेन रन नहीं करेगा। तो ऐसा सिस्टम जहां बाहर से सप्लाई आ रहा है, तो ऐसा सिस्टम ट्रैक्शन सिस्टम क्या कहलाएगा आपका, आपका इलेक्ट्रिक सिस्टम विच टेक द सप्लाई फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। तो पहला आपका सेल्फ कंटेन सिस्टम और दूसरा ऐसा सिस्टम जो आपका क्या हो, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से चलने वाला हो। तो ये दो तरह का हो गया। इसके बाद हम लोग आइडियल ट्रैक्शन सिस्टम की बात किया था। आइडियल ट्रैक्शन सिस्टम के अंदर क्या बात किया था, ध्यान से सुनते जाइएगा, कान खोल के बता दे रहे सारे बच्चे, एकदम दिमाग खोल लीजिए और ध्यान से सुनते जाइए, और आप नोट जो पॉइंट किया उस नोट को एक बार रिवीजन करते जाइएगा। जो लिखा हुआ है उस लिखे में भी कहीं पर डॉट होता है तो वो भी पूछेगा, कोई शब्द समझ में नहीं आता वो भी पूछेगा, सारा चीज़ क्लियर करते जाना है। तो आइडियल ट्रैक्शन सिस्टम के अंदर हम लोग क्या बात किया था, आइडियल ट्रैक्शन सिस्टम के अंदर हम लोग डिफरेंट रिक्वायरमेंट बात किया था कि यानी आइडियल ट्रैक्शन सिस्टम के लिए क्या क्या हमको एडवांटेजेस या क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए।
जैसे हम लोग बात किया था कि हाँ आइडिया ट्रैक्शन सिस्टम जो भी हो, चाहे इलेक्ट्रिक हो नॉन इलेक्ट्रिक हो, बहुत महंगा नहीं होना चाहिए, यानी उसका कैपिटल कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी खरीद लिया सस्ते में लेकिन बार बार पैसा लगाना पड़ा, इस तरह के भी नहीं होना चाहिए। आसानी से चलने वाला, उसका मेंटेनेंस भी आसान होना चाहिए, कोई पॉल्यूशन प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए। तो इस तरह का बहुत सारा हम लोग रिक्वायरमेंट की बात किया था लास्ट लेक्चर के अंदर। अब आगे की बात करते हैं। अब यहाँ से आपका नेक्स्ट टॉपिक हम लोग यानी डिफरेंट ट्रैक्शन सिस्टम, जो पहले यूज़ होता था और कहीं कहीं अभी भी यूज़ हो रहा है, वो डिफरेंट ट्रैक्शन सिस्टम क्या है, किस तरह से काम करता है, उसका एडवांटेज क्या होगा, डिसएडवांटेज क्या होगा, कहाँ पर एप्लीकेबल है, इफ़िशियंसी क्या है, ये सारी बात आज के इस लेक्चर में करने जा रहे हैं। तो आराम से सुनते जाइए, समझते जाइए और हमारे क्लास को कंटिन्यूअस अटेंड करते जाइए, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए डिफरेंट सिस्टम ऑफ ट्रैक्शन के अंदर हम लोग पहला किसके बात किया है, डायरेक्ट स्टीम इंजन ड्राइव। डायरेक्ट स्टीम इंजन ड्राइव क्या है आपका, डायरेक्ट स्टीम इंजन ड्राइव के अंदर हम लोग उस सिस्टम की बात कर रहे हैं जिसके अंदर क्या हो, इन द सिस्टम ऑफ ड्राइव स्टीम इंजन इज यूज फॉर गेटिंग द नेसेसरी मोटिव पावर। अच्छा, जो लिखा हुआ वो दिखाई नहीं दे तो भी घबराने की जरूरत नहीं, आपको इसका सेम नोट्स भी दे देंगे आपको हम, और साथ ही साथ जो बोल रहे हैं उससे भी आपको समझ में आ जाएगा। तो पहला परिभाषा लिखा गया डिफरेंट ट्रैक्शन सिस्टम जो हमारे पास है, उसमें पहला जो सिस्टम है वो क्या, डायरेक्ट स्टीम इंजन ड्राइव, यानी ऐसा इंजन ड्राइव या ऐसा सिस्टम हमारा ट्रैक्शन जिसके अंदर क्या हो, डायरेक्ट भाप से चले इंजन, यानी आपका वाष्पीकरण उसके अंदर हो, तो ऐसा सिस्टम क्या कहलाएगा आपका, डायरेक्ट स्टीम इंजन ड्राइव कहलाएगा। इन दिस टाइप ऑफ ड्राइव इंजन, स्टीम इंजन, ठीक है, कौन सा इंजन की बात हो रही, स्टीम इंजन, भाप से चलने वाले इंजन की बात हो रही। ड्राइव स्टीम इंजन इज यूज फॉर गेटिंग द नेसेसरी मोटिव पावर, यानी किसी व्हीकल्स को, पहिया को, गाड़ी को चलाने के लिए यदि स्टीम इंजन का उपयोग किया जा रहा है, वाष्प इंजन का उपयोग किया जा रहा है, तो ऐसा इंजन या ऐसा सिस्टम, ट्रैक्शन सिस्टम क्या कहलाएगा, डायरेक्ट स्टीम इंजन ड्राइव कहलाएगा, जो बहुत पहले यूज़ होता था, नाउअडेज लगभग नहीं के बराबर यूज़ होता है। तो अब इसका बहुत पहले हम लोग यूज़ करते थे, अब इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, जो भाप से चलने वाला इंजन था, रेल था, ट्रेन था, उसका एडवांटेज क्या है, तो पहला चीज़ क्या था, सिंप्लिसिटी इन डिज़ाइन, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता था, सिंपल होता था, सिंप्लिसिटी इन डिज़ाइन। दूसरा क्या बात लिखा हुआ क्या, नो टेली कम्युनिकेशन इन इंटरफेरेंस, ये चीज़ आपको हर जगह मिलेगा, ट्रांसमिशन में भी आप पढ़ा होगा, इंटरफेरेंस विथ कम्युनिकेशन सिस्टम। तो क्या होगा, बहुत हाई वोल्टेज, हाई सप्लाई पर हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो जो नाइकबोर कम्युनिकेशन सिग्नल गया हुआ है आपका, चाहे वो टेलीफोनिक सिग्नल हो, नेट का सिग्नल हो, उसके साथ आपका ट्रांसमिशन लाइन क्या करेगा, कुछ इंडक्टिव इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, उसके साथ इंटरफेयर कर देगा, जिसकी वजह से सिग्नल के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो यदि इंजन आपका भाप से चल रहा है तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इंजन यदि भाप से चलने वाला आपका लोकोमोटिव है तो नो टेली कम्युनिकेशन इंटरफेरेंस, यानी टेली कम्युनिकेशन के साथ, यानी मोबाइल नेटवर्क, इंटरनेट, इस सब के साथ कोई झोल झमेला नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत, ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, ये उसका दूसरा एडवांटेज हो गया। तीसरा एडवांटेज क्या है, लो कैपिटल कॉस्ट बिकॉज नो इलेक्ट्रिफिकेशन। आप ध्यान से समझिएगा, ज़्यादा लंबा लेक्चर हम नहीं बनाएंगे, छोटा बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अब ये जो शब्द आ रहा है आपका, वर्ड आ रहा है, ये सब आपको याद करते जाना है, ठीक है। तो एक तो लो कैपिटल कॉस्ट है, ये तो समझ में आ रहा है कि ये जो ड्राइव है इसका लो कैपिटल कॉस्ट होगा, क्यों होगा वो समझिए ध्यान से। क्या लिखा गया, बिकॉज नो इलेक्ट्रिफिकेशन, इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिफिकेशन। अब ध्यान से याद रखिएगा, इलेक्ट्रिफिकेशन कहने का मतलब, अब आप देखा होगा जो हमारे पास रेलवे आप सफ़र करते हैं तो क्या होगा, बहुत सारा पोल लगा हुआ होगा, जगह जगह पर पोल लगा हुआ है और उसके ऊपर तार लगा हुआ है, वायर लगा हुआ है, और वहाँ से इलेक्ट्रिकल सप्लाई जा रहा है और उसके माध्यम से ट्रेन रन करता है, अभी वाला सिस्टम। तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिफिकेशन कहते हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब इलेक्ट्रिकल सप्लाई देने के लिए जितना व्यवस्था हम कर रहे हैं, पोल लगा रहे हैं, तार लगा रहे हैं, ये सारा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिफिकेशन कहलाएगा। तो अब जो हमारे पास स्टीम इंजन है, इस स्टीम इंजन के अंदर चूंकि हमको सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी चाहिए नहीं, भाप से ये चलेगा, तो इलेक्ट्रिकल सप्लाई नहीं चाहिए, तो हमको ना पोल लगाना है, ना तार बिछाना है, ना और कोई काम करना है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं करना है हमको।
तो इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं करने की वजह से इसका कैपिटल कॉस्ट क्या होगा, लो कैपिटल कॉस्ट होगा, यानी आपका जो पूंजी लगेगा वो कम लगेगा। यदि आपका बिजली से चलने वाला ट्रेन बनाना तो क्या होगा, हर जगह का खंभा गाड़ना होगा आपको, फिर तार लगाना होगा, और फिर जो लोकोमोटिव है उसके ऊपर भी बहुत सारा व्यवस्था करना होगा। तो कुल मिला के बजट खर्चा बहुत बढ़ जाएगा, कैपिटल कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो आपका इस सिस्टम के अंदर क्या कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं है, इसलिए इस सिस्टम, इस इस आपका जो डायरेक्ट स्टीम इंजन है इसके अंदर आपका खर्चा कैपिटल कॉस्ट कम होगा। आ रहा समझ में। नेक्स्ट क्या लिखा गया है, इट कैन रन एनी रूट। ये भी बढ़िया बात है कि चूंकि हमारे पास इलेक्ट्रिफिकेशन क्या रहता है, पोल तार लगाएंगे तो जहाँ जहाँ पर तार लगा हुआ होगा, पोल लगा हुआ होगा, इलेक्ट्रिकल सप्लाई, वहीं पर ट्रेन चलेगा। जहाँ पर नहीं है सप्लाई वहाँ पर ट्रेन नहीं जाएगा। बहुत सारा गांव देहात एरिया ऐसा जहाँ पर इलेक्ट्रिकल सप्लाई नहीं पहुँच पाया तो वहाँ तक ट्रेन नहीं रन करेगा ये। लेकिन अगर भाप से चलने वाला ये ट्रेन है, भाप से चलने वाला इंजन है, तो ये कहीं पर भी जा सकता है। तो इसीलिए क्या लिखा गया है, इट कैन रन एनी रूट, किसी रूट में भी ये क्या कर सकता है, रन कर सकता है, चाहे क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रिफिकेशन से इसको कोई मतलब नहीं है। इसके बाद क्या लिखा गया है, इजी मेंटेनेंस, यानी इसका मेंटेनेंस करना भी आसान है, क्योंकि आपका पूरा जो सिस्टम होता है इलेक्ट्रिफिकेशन का, उसमें तार टूट गया, पोल टूट गया, तो उसको मेंटेनेंस करना थोड़ा भारी काम है, टफ काम। लेकिन इसमें सिर्फ इंजन को हम लोग को सही करना है, तो दूसरे सिस्टम की तुलना में इसका मेंटेनेंस थोड़ा आसान है। ये तो रही एडवांटेज की बात हमारा डायरेक्ट स्टीम इंजन ड्राइव का। अब इसका क्या है डिसएडवांटेज, देख लीजिए क्या क्या है, बहुत सारा है, क्योंकि हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं इसको डिसएडवांटेज के कारण। तो डिसएडवांटेज भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए। तो सबसे पहला जो डिसएडवांटेज हमको मिलता है वो क्या है, पुअर इफिशिएंसी। पुअर इफिशिएंसी कितना है, 6 to 8%। 6 to 8% कहने का मतलब क्या हुआ कि जितना आपको सबसे पहला कोल जलाना होगा, आप देखिएगा पहले भाप इंजन, आप देखिएगा रेलवे में, मालूम कीजिएगा, इमेज देखिएगा नेट पर, तो आपको मालूम होगा उसमें क्या करते हैं हम लोग, पहला कोयला जलाते थे, उससे स्टीम प्रोड्यूस हुआ, वो स्टीम इंजन को जाएगा, फिर इंजन आपका रन करेगा और फिर आपका मैकेनिकल आउटपुट मिलेगा। तो कुल मिला के कोयला का जितना एनर्जी है उसका बहुत कम परसेंट आपका मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो पाएगा। इसीलिए जो इसकी इफिशियंसी है वो केवल 6 to 8% ही है। बाकी एनर्जी क्या हो रहा है, हीट के फॉर्म में या आपका अदर फॉर्म में क्या हो जा रहा है, लॉस हो जा रहा है, आप उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं। और ये क्या लिखा गया है, इफ़ कंडेंसर इज़ नॉट यूटिलाइज। कंडेंसर आपको याद होगा कौन, पंखा वाला का बात नहीं कर रहे हैं, पंखा घर में जो लगा, किस कंडेंसर की बात हो रही है, जो कंडेंसर आपका कहाँ पर हम लोग थर्मल पावर प्लांट में पढ़ा था। तो थर्मल पावर प्लांट में आपको याद होगा, डिटेल में नहीं जाएंगे, तो वहाँ पर भी कंडेंसर यूज़ करते थे। अगर यहाँ पर हम लोग कंडेंसर यूज़ करेंगे तो हमारी कुछ इफिशियंसी बढ़ जाएगी। यदि कंडेंसर यूज़ नहीं करते हैं तो इसकी इफिशियंसी बहुत कम है, 6 से 8% है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नॉइसी इन ऑपरेशन। अब इंजन रन करेगा तो क्या होगा, आपका नॉइस प्रोड्यूस होगा और एक प्रकार का बहुत ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण होगा, नॉइस इन ऑपरेशन। नेक्स्ट क्या लिखा गया, करोजन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर ड्यू टू स्मोक। अब कोयला जलाएंगे, धुआं जलाएंगे तो क्या होगा, आपको इंजन चलाना है, भाप बनाना है, वाटर को बॉयल करना है, तो कोयला जलाना है, तो कोयला से क्या होगा, स्मोक प्रोड्यूस होगा और उस स्मोक की वजह से क्या होगा, करोजन, यानी आपका जंग लगेगा कहाँ पर, जो भी स्टील स्ट्रक्चर है, बाकी सारा इंजन है, उस सारा को ये क्या कर देगा, करोजी आपका जंग लगा देगा और आपके स्ट्रक्चर को ये खराब करेगा। तो इस वाले स्टीम के केस में क्या है, करोजन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर ड्यू टू स्मोक इमिटेड बाय द इंजन। बहुत ज़्यादा धुआं निकलता था, जिस धुआं की वजह से आपका क्या होगा, करोजन लगेगा और आपके स्टील स्ट्रक्चर खराब होगा। नेक्स्ट क्या लिखा गया है, इट पॉल्यूट द एटमॉस्फेयर। सही बात है, पॉल्यूशन, इसके ज़्यादा धुआं निकल रहा है, कोयला जल रहा है तो बहुत ज़्यादा स्मोक प्रोड्यूस होता था, तो एक प्रकार का वातावरण के लिए भी ये वाला जो सिस्टम है वो हानिकारक है, बहुत ज़्यादा आपका क्या होगा, पॉल्यूशन प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट क्या लिखा है, इट मे ओन टाइम फॉर स्टार्टिंग। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, थर्मल पावर प्लांट के अंदर भी याद होगा, आपका थर्मल पावर प्लांट को स्टार्ट कर रहे हैं तो आपका 6 से 7 घंटा क्या लगेगा, सिर्फ स्टार्टिंग प्रोसेस होता है उसमें, यानी आपको कोल को जलाना है, एक पर्याप्त टेम्परेचर मिल जाएगा तो फिर वाटर बॉयल होगा, स्टीम में कन्वर्ट होगा और लंबा प्रोसेस समय लगेगा। तो इसको भी, जो स्टीम इंजन है, इसको भी आपका कोल को जलाना है, वाटर को बॉयल करना है, भाप बनाना और फिर इंजन को चलाना है, तो ये बहुत लंबा समय लेता है स्टार्ट होने में। तो क्या लिखा गया, इट्स मे ओन टाइम फॉर स्टार्टिंग। नेक्स्ट क्या है, स्पीड ऑफ लोकोमोटिव इज वेरी लो।
लोकोमोटिव अब जो आप ट्रेन सफ़र कर रहे हैं इतना फास्ट वैसा पहले नहीं होता था, बहुत धीरे धीरे ये इंजन रन करेगा और जो लोकोमोटिव ट्रेन की स्पीड होगी वो बहुत कम होगी। अच्छा, लोकोमोटिव से याद आ गया, एक डॉट बच्चा ने किसी ने पूछा था लोकोमोटिव क्या है, तो लोकोमोटिव याद रख लेगा। लोकोमोटिव हम लोग किसको कहते हैं, रेलवे का जो इंजन होता है उस इंजन को हम लोग क्या कहते हैं, लोकोमोटिव कहते हैं। इसीलिए आपको मालूम होगा जो ड्राइवर होता है इसका उसको लोको पायलट कहा जाता है, यानी लोको को चलाने वाला, रेलवे इंजन चलाने वाला, उसका वैकेंसी भी आता है लोको पायलट का। तो लोकोमोटिव का मतलब रेलवे इंजन को लोकोमोटिव कहा जाता है और जो ड्राइवर होता है उसको लोको पायलट या लोको ड्राइवर कहा जाता है। ठीक है, तो ये स्पीड ऑफ लोकोमोटिव इज़ वेरी लो, यानी इंजन की स्पीड बहुत कम होगी। नेक्स्ट क्या लिखा गया है इसका डिसएडवांटेज, इट इज़ नॉट इम्प्लाई फॉर अंडरग्राउंड रेलवे। क्या है भाई, तो क्या है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्मोक प्रोड्यूस होगा, धुआं प्रोड्यूस होगा और किसी अंडरग्राउंड के अंदर जाएगा, किसी टनल के अंदर जाएगा तो आगे कुछ दिखेगा नहीं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा ये। इसीलिए जो आपका वाष्पीकरण या धुआं आपका कोल से चलने वाला या आपका ये वाष्प से चलने वाला, इसको हम लोग अंडरग्राउंड के लिए प्रीफर नहीं करते। इट इज़ नॉट इम्प्लाई फॉर अंडरग्राउंड रेलवे। नेक्स्ट क्या लिखा गया है, स्टीम लोकोमोटिव इज ओनली अवेलेबल 60% ऑफ इट्स लाइफ फॉर वर्क। इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान से समझिए। आपको मालूम होगा जो मोटा आदमी रहता है, जिसका वजन ज़्यादा है, भारी है, चर्बी ज़्यादा हो गया, तो क्या होगा, थोड़ा सा काम करेगा थक जाएगा, तो थोड़ा काम आधा घंटा किया और रेस्ट कितना देर करेगा, 1 घंटा। तो इसका मतलब उसके काम करने का जो स्पीड है या मेंटेनेंस का जो टाइम है, रिकवरी टाइम, सोने का खाने का, वो ज़्यादा है। तो हम लोग ऐसा आदमी को जॉब पर रखना पसंद नहीं करेंगे, उसको जो ज़्यादा काम कर सके, टाइम ज़्यादा दे सके। तो सिमिलरली इसी प्रकार स्टीम लोकोमोटिव के साथ दिक्कत क्या है, स्टीम लोकोमोटिव इज़ ओनली अवेलेबल 60% ऑफ इट्स लाइफ, यानी 100 साल का ज़िंदगी है इसका, 100 साल रन करेगा तो ये क्या 60% ही दे पाएगा, 60 साल काम करेगा, बाकी 40 साल का हो जाएगा ये मेंटेनेंस का काम इसका होगा, यानी साफ़ सफाई होगा, इंजन धुलेगा। तो यानी आपका पूरा समय ये यूटिलाइज हम इसको नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर स्मोक प्रोड्यूस हो रहा है, भाप निकल रहा है, तो इसका इंजन का मेंटेनेंस करते करते इसका लाइफ का चला गया, 40% वेस्ट हो जाएगा, मेंटेनेंस में चला जाएगा और केवल 60% लाइफ ही हम इसका क्या कर पाएंगे, यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो अच्छा, बहुत अच्छा नहीं कहेंगे, क्योंकि हमको क्या चाहिए, 100 में 100% चाहिए, जो प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। मेंटेनेंस के लिए कुछ समय हमको चाहिए, लेकिन फिर भी 60% ही हम इसका यूज़ कर पाएंगे, बाकी 40% इसका मेंटेनेंस में चला जाएगा। रिमेनिंग इज़ यूज फॉर द मेंटेनेंस किलिंग, जो भी आपका मेंटेनेंस का काम है उसमें चला जाएगा। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के इसका हो गया, स्टीम इंजन से बात हो गया। इतना सारा डिसएडवांटेज देख के लग रहा है कि हाँ, इसी कारणवश इतना डिसएडवांटेज ज़्यादा होने के कारण हम लोग क्या करें, नाउअडेज वी डिड नॉट प्रीफर द स्टीम लोकोमोटिव या स्टीम इंजन ड्राइव। ठीक है, तो इसीलिए जो भाप से चलने वाला था, कोयला से चलने वाला रेल था, अब वो प्रैक्टिकली नहीं चलता है। बहुत रेयर केस में कहीं कहीं देखिएगा ऐसा रूट जहाँ पर आपका रेलवे या इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव नहीं चल पा रहा, ऐसे रूट में अभी भी क्या होगा, आपका ये वाला यूज़ करेंगे, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन का यूज़ नहीं है, तो इस प्रकार का ड्राइव हम लोग वहाँ पर यूज़ करते हैं। लेकिन बाकी सारे जगह पर हम लोग इलेक्ट्रिक ड्राइव यानी रेलवे जो आप देख रहे हैं वो वाला यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आप आइए, डायरेक्ट इंटरनल कंबशन इंजन। आप पहले भी सुना होगा, डीजल इंजन हम लोग पढ़ा था थर्मल के अंदर, तो वहाँ पर भी पढ़ा था हम लोग CI इंजन पढ़ा था, कॉम्प्रेशन इग्निशन इंजन की बात पढ़ा था। इसी प्रकार हमारा क्या होता है, इंटरनल कंबशन इंजन होता है, IC इंजन और CI इंजन होता है। तो यहाँ पर ऐसे इंजन की बात हो रही है, ऐसा ड्राइव की बात हो रही है जो यहाँ पर इंजन लगा हुआ है और वो इंटरनल कंबशन इंजन है, और उसके माध्यम से हमारा लोकोमोटिव क्या करेगा, सॉरी लोकोमोटिव नहीं, आपका ट्रैक्शन सिस्टम काम करेगा। तो ट्रैक्शन सिस्टम में क्या किसकी बात हो रही है, इट इज़ सुटेबल फॉर ट्रांसपोर्ट सच एज बसेस, ट्रक, कार, ETC, यानी छोटे ट्रैक्शन सिस्टम के लिए, जो आपका कार भी एक प्रकार का ट्रैक्शन है, आपका बस है, तो इस सब प्रकार के लिए हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट इस आपका इंटरनल IC इंजन का उपयोग करके हम लोग ड्राइव का काम करते हैं। तो डायरेक्ट इंटरनल कंबशन इंजन आपका यूज़ होगा और उसके माध्यम से हम लोग आपका जो आपका जो रनिंग प्रोसेस है वो रनिंग प्रोसेस होगा। ठीक है, तो इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या लिखा गया, पहला एडवांटेज लिखा गया, इट हैज़ लो इनिशियल कॉस्ट। ठीक है, जो बाइक है, कार है, इसका कॉस्ट रेलवे की तुलना में या भाप इंजन जो है उसके तुलना में क्या होगा, बहुत कम होता है, तो इसका इनिशियल कॉस्ट कम होगा। दूसरा, वेरी कॉम्पैक्ट एंड सेल्फ कंटेन यूनिट्स। कॉम्पैक्ट मतलब
बहुत छोटा बहुत बड़ा हमको इंजन नहीं बनाना, बहुत ही छोटे से जगह में बहुत छोटा आपका ड्राइव बनेगा। दूसरा सेल्फ कंटेन, अभी स्टार्टिंग में हम बात किया था सेल्फ कंटेन, और दूसरा ट्रांसमिशन के माध्यम से। सेल्फ कंटेन मतलब इसको बाहर से कोई मतलब नहीं है, अपना खुद का इंजन होता है, जब चाहिए स्टार्ट कीजिए बंद कीजिए, तो सेल्फ कंटेन यूनिट होता है। आप इसको अपना खुद का इसका इंजन होता है, ड्राइव होता है, और आप जब चाहें रन करा सकते हैं, चला सकते हैं। तीसरा स्पीड कंट्रोल इज ईजी, ठीक है, स्पीड आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। इफिशियंसी इज अबाउट 25%। पहले देख ली 6 से 8% की बात हो रही थी, लेकिन अब इसकी इफिशियंसी क्या है, 25% है, जो पहले से काफ़ी बेटर है। इसका मतलब जो डीजल है या पेट्रोल है वो आपका क्या होगा, आपका 25% आपका मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी आपका हीट के फॉर्म में, इंजन देखिएगा बहुत गर्म हो जाता है, तो आपका हीट के फॉर्म में या आपका अदर फॉर्म में क्या हो जा रहा है, वो आपका वेस्ट हो जा रहा है। बाकी 25% आपका यूज़ हो रहा है और मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अब डिसएडवांटेज की बात करते हैं। इट्स ओवरलोड स्पीड कैपेसिटी इज लिमिटेड। इससे पहले हमने बात किया था ओवरलोड कैपेसिटी की। तो ओवरलोड कैपेसिटी क्या है, यानी जो आपका कार है, बस है, उसमें बहुत ज़्यादा आदमी बैठ जाएगा तो वो इंजन उसको संभाल नहीं पाएगा, तो इसकी ओवरलोड कैपेसिटी क्या है, लिमिटेड है। लेकिन आप रेल की बात कीजिएगा तो रेल की ओवरलोड कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है। आप लोग एग्जाम देने गए होंगे तो उसका अनुभव भी आपको हुआ होगा। तो इसमें ओवरलोड कैपेसिटी उतना अच्छा नहीं होता, ओवरलोड कैपेसिटी इज़ लिमिटेड। नेक्स्ट क्या लिखा गया, द मेंटेनेंस एंड रनिंग कॉस्ट इज़ हाई। मेंटेनेंस कॉस्ट का मतलब, और रनिंग कॉस्ट आप जानते हैं पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, तो इसका रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है दूसरे सिस्टम की तुलना में। स्पीड कंट्रोल इज़ पॉसिबल ओनली बाई गियर बॉक्स। आपको मालूम होगा जितना भी बाइक है, कार है, सब में क्या लगा होता है, गियर बॉक्स लगा होता है, और गियर चेंज करके हम लोग क्या करते हैं, स्पीड को बढ़ाते हैं, कम करते हैं। यानी अगर हमको 80 की स्पीड में चलना है तो हम पहला गियर पे नहीं चल सकते हैं, गाड़ी का आवाज़ बहुत बढ़ जाएगा, इंजन फेल भी हो सकता है। तो आपकी स्पीड बढ़ाना है, 70, 80, 120 पर चलना है, तो आपको क्या करना होगा, चौथा 5वां गियर पर जाना होगा। तो स्पीड कंट्रोल इज़ पॉसिबल ओनली बाय द गियर बॉक्स, जबकि दूसरे इसमें सिस्टम ऐसी बात नहीं है। तो ये एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात होगी, और दूसरे सिस्टम की भी हम बात नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अच्छा, लास्ट वीडियो के अंदर, लास्ट लेक्चर के अंदर एक पॉइंट छूट गया था, दूसरे पेज में था इसीलिए हम नहीं देखा था। तो आइडियल रिक्वायरमेंट सुन लीजिए। आइडियल रिक्वायरमेंट में हम लोग बात किया था, बहुत सारा पॉइंट देखा था आइडियल ट्रैक्शन सिस्टम के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है। उसमें एक पॉइंट और है कि आपका मिनिमम वेयर इन ब्रेक। मिनिमम वेयर इन ब्रेक कहने का मतलब जो ब्रेकिंग सिस्टम है, यानी आप ब्रेक मारा कोई गाड़ी के अंदर तो वेयर कम हो, यानी उसमें घिसे आपका कम, या तो पहिया या ब्रेक कुछ भी घिसना नहीं चाहिए, इस तरह का ब्रेकिंग सिस्टम होना चाहिए। आइडियल रिक्वायरमेंट है, प्रैक्टिकल 100% नहीं मिलेगा। आप ब्रेक मारिएगा तो कुछ ना कुछ ब्रेक शू क्या हो जाता है, घिस जाता है, समय समय पर बदलना होता है, सर्विसिंग कराना होता है, चेंज कराना होता है। तो लेकिन ऐसा सिस्टम हमको चाहिए जिसमें आपका ब्रेक जो है उसमें वेयर कम हो, यानी घिसे कम, और उसी को हम लोग वेयर एंड टियर लॉस कहते हैं, ठीक है। तो घिसना कम चाहिए, ये हमारा रिक्वायरमेंट। दूसरा रिक्वायरमेंट क्या है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग हमको चाहिए। तो रीजनरेटिंग ब्रेकिंग मेनली तौर से आपका यूटिलाइजेशन में शायद आपको मिलेगा, बड़ा टॉपिक है, लेकिन शॉर्ट में हम आपको बताते हैं। रीजनरेटिव ब्रेकिंग एक डायनेमिक ब्रेकिंग होता है। डायनेमिक ब्रेकिंग में जब मतलब डायरेक्ट हम लोग ब्रेक मारते हैं, जिसमें साइकिल में, गाड़ी में, इस सब में लगा हुआ है, तो उसमें क्या होगा, ब्रेक मारिएगा तो आपका हीट हो जाता है, यानी कि आपका एनर्जी एक प्रकार का लॉस हो रहा है। लेकिन रीजनरेटिव ब्रेकिंग में क्या होगा कि हम लोग यदि इलेक्ट्रिकल मोटर को रन करा रहे हैं तो उस इलेक्ट्रिकल मोटर के पोलरिटी को हम लोग चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से वो क्या होगा, उसकी स्पीड कम हो जाएगी और वो मोटर रुक जाएगा, यानी आपका ट्रेन रुक जाएगा। तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग के माध्यम से अगर हो सके तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रेन को या लोकोमोटिव को ब्रेक करने का काम करेंगे। इसमें आपका एनर्जी का वेस्टेज कम है। यदि डायनेमिक ब्रेकिंग का डायरेक्ट ब्रेक मारने का कीजिएगा तो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी या आपका जो एनर्जी है वो क्या होगा, हीट के रूप में बदल जाएगा और एक प्रकार से एनर्जी का वेस्टेज होगा, ठीक है। आई होप ये सारी चीज़ समझ में आई होगी आपको। इसके बाद भी यदि कोई डाउट है आपको तो वो पूछ सकते हैं आप कहीं पर भी, आप जब आप इच्छा है पूछ सकते हैं, आपका डाउट सारा क्लियर किया जाएगा। और नहीं है तो आप कहीं पर नोट भी करते चलिए, लाइव क्लासेस के अंदर भी आप पूछ सकते हैं, तो सारा डाउट क्लैरिफिकेशन आपका होता चला जाएगा और सारा सब्जेक्ट आपका क्लियर होगा। नोट भी करते चलिएगा, अब तक जितना पढ़ा है वो सारा आपका नोट कॉपी में नोट होना चाहिए, समय समय पर आपका चेक भी किया जा सकता है, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।